ओके सो राइट सो आज हम इस इंटीग्रेशन को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में हमारा वाइंड अप हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, जो भी आई थिंक मैंने 2 या 3 वीडियोस जो भी है इंटीग्रेशन का कवर किया है। आई थिंक 2 वीडियोस, थर्ड वीडियो है ये, ठीक है। तो इसमें हम उतना वाइंड अप कर देंगे जितना हमारा नेसेसरी था। चलिए, तो आज हम करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में मैंने यहाँ कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं, हम इन्हीं क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होता क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स परफॉर्म कैसे किया जाता है, और इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड बाय डूइंग द क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस को करके हम एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम करने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब पहले हम एनालॉजी से समझते हैं कि डेरिवेटिव्स में हमारे पास क्या हुआ करता था। हमने देखा था कि डेरिवेटिव्स में in case of derivatives and here in case of integration we have few properties क्या थी कि भैया डेरिवेटिव्स में जब हमारे पास कोई दो फंक्शंस हुआ करते थे a और b, जब मैं उन दोनों का प्रोडक्ट को डेरिवेटिव किया करता था तो वी कॉल्ड इट एज प्रोडक्ट रूल, राइट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड क्वोशिएंट रूल, राइट, कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस हैं, अगर वो आपस में मल्टीप्लाइड है तो उनका हम करस्पॉन्डिंगली कुछ डेरिवेटिव करने का एक तरीका हमने निकाला था कि पहले हमने a का डेरिवेटिव किया, b को एज इट इज रोका, प्लस a को एज इट इज रोका एंड b का डेरिवेटिव किया, ठीक है। एंड ऐसा ही हमने इसके लिए कुछ किया था, ठीक है, डिवाइड में आई मीन क्वेश्चन ये q वाले का स्क्वायर एंड सो ऑन, तो हमने इसके लिए परफॉर्म किया था। सी, ये वाला चीज हमारे लिए वैलिड था, यानी हमारे पास देयर वाज सम प्रोडक्ट रूल, यानी अगर मेरे पास कोई दो फंक्शंस हैं वो आपस में प्रोडक्ट में हैं तो वी विल बी एबल टू परफॉर्म द डेरिवेटिव यूजिंग दिस लॉ, यूजिंग दिस रूल, ठीक है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि इंटीग्रेशन में भी क्या ऐसा कोई रूल है, यस, देयर इज अ रूल इन विच कि अगर मेरे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं देन we will be able to find the integration of that multiplicative functions। यानी अगर आपको इंटीग्रेशन निकालना है दो फंक्शंस का f(x) एंड g(x), अगर दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाइड हैं और अगर आपका इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे यूजिंग दिस मेथड विच इज कॉल्ड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। लेकिन देयर इज नथिंग लाइक डिवीजन, जैसा हमारा इसमें क्वेश्चन रूल हुआ करता था ऐसा हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई भी रूल नहीं है, ठीक है। सो अल्टीमेटली हमारे लिए ये आखिरी चीज है जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, देयर आर प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रल्स, ठीक है, वो प्रॉपर्टीज भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम कम से कम वो बेसिक चीजें कर लें जो हमारे लिए एसेंशियल है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेशन में हमारे पास हम ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को हम आज की क्लास में कोशिश करेंगे कि फिनिश करेंगे, ठीक है, और डेफिनिट इंटीग्रल भी इसके साथ ही हम फिनिश कर लेंगे। चलिए, तो पहले सीखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमारा होता क्या है। कि देखिए, हम इसको फंक्शंस के टर्म्स में समझेंगे। मैंने जैसा कि बोला कि आपके पास दो फंक्शंस हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पर दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन करेंगे। अब यहाँ पर मैं एक तरीका लिखूंगा, उसी तरीके को मैं इन सभी क्वेश्चंस में फॉलो करूंगा। आई मीन ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाले हैं, फिर वो डेफिनेट इंटीग्रल वाले होंगे, उनको हम नॉर्मल अपने तरीके से करेंगे। इसमें हम लिमिट्स का चक्कर देखेंगे, ठीक है। अल्टीमेटली हमारा ये 2-3 क्वेश्चन ही देखने हमारा फिनिश हो गया है, लेकिन हमको ये वाले क्वेश्चंस जो हैं इनमें हम ये देखेंगे कि लिमिट्स को कैसे यूज किया जाता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को इंटीग्रेशन करना है f(x) इंटू g(x) का, तो तरीका क्या है, एक बड़ा सा इंटीग्रेशन चूज कीजिए। मैंने एक बड़ा सा सिंबल चूज किया है इंटीग्रेशन का, ठीक है। एक फंक्शन को मैं स्टे करूंगा, रोकूंगा, ठीक है। यहां पर नहीं, मैं पहले एक काम करता हूं कि मान लो कि अब अच्छा इसमें से मैं पहले लिख देता हूं कि ये है क्या, f एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव जिसको रोका था उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन जिसका अंदर हुआ था उसका एज इट इज इंटीग्रेशन, फिर जो आया है उस सारे का फिर से इंटीग्रेशन, दैट्स इट। ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब समझने की कोशिश करते हैं बिट बाय बिट। देखिए, इसमें मेरे पास f एंड g दो काइंड के फंक्शंस हैं,
इसमें अब राइट साइड को ध्यान से देखेंगे, फिर इसके बाद में हम फिर एफ और जी के बारे में समझेंगे कि हमारे किस फंक्शन, कब मैं किसको किसी एक फंक्शन को एफ फंक्शन बोलूंगा, कब मैं किसी को जी फंक्शन बोलूंगा। कहने का मतलब ये है कि इसमें हमारा एक को हम बोलते हैं फर्स्ट इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, इसकी फॉर्म में भी हम बात किया करते हैं, ठीक है। सो अभी और एंड देयर इज सम रूल, आइलेट रूल एंड सो आई डोंट नो क्या है, ठीक है। सो यू डोंट नीड टू गो इन डिटेल ऑफ ऑल दोज जो तरीके बना रखे हैं। आप अपना बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सी, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने बहुत सारे ट्रिक्स देखी होंगी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद रखने के लिए, लेकिन जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस परफॉर्म किए तो आपको वो ट्रिक्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो अल्टीमेटली हमारा यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि हमको ज्यादा ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करें। और क्वेश्चंस करेंगे तो हम सीखेंगे भी और ट्रिक्स की हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दो काम एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर मान लो कि मेरे पास एफ एंड जी दो काइंड के फंक्शंस थे, इनमें से एक फंक्शन को मैंने बाहर रखा, दूसरे का मैंने इंटीग्रेशन किया है। ध्यान रहे, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में दूसरे वाले फंक्शन का मैंने इंटीग्रेशन किया। अब ध्यान रहे, जिसको मैंने बाहर रोका था वो ऐसा फंक्शन होना चाहिए, देखो ध्यान से, मैंने ये सामने राइट साइड लिखी है, हमको परफॉर्म ऐसे करना है। पहली चीज तो हमको परफॉर्म करना ऐसे है, ठीक है। फिर अब हम देखेंगे कि क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एफ और जी के पास, सो दैट कि हम चूज करें। सी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, तो जी और एफ दो फंक्शंस हैं, इनमें से किसको मैं जी बोलूं किसको एफ बोलूं, मेरी चॉइस है। मींस आप जी को इधर कर दीजिए, एफ को इधर कर दीजिए, चॉइस इज योर्स, राइट। सो अल्टीमेटली किस फंक्शन को आप इंटीग्रेशन से बाहर रखना चाहते हैं और किसको फर्स्ट टाइम में ही इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, ये परफेक्टली आपकी चॉइस है। लेकिन ये चॉइस हम बनाएंगे कैसे? ये चॉइस बनाने के लिए हम देखेंगे कि ये जो फंक्शन है, ये एफ वाला फंक्शन, इसके बारे में अगले वाले स्टेप में देखो क्या हो रहा है। एफ वाला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव हो रहा है, और जो इंटीग्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी हो रखा था वो इंटीग्रेशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है, एंड देन फिर वापस फिर से इंटीग्रेशन कर। अब देखो, जो एफ फंक्शन है वो हमारा इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए, या तो वो यहाँ पर वैनिश हो जाए, या इजीली डिग्रेडेबल हो। इजीली डिग्रेडेबल मतलब वो जल्दी से इजी फॉर्म में या कांस्टेंट नंबर की फॉर्म में अगर आ जाएगा, देन यू विल बी एबल टू फाइंड दिस इंटीग्रल वेरी इजीली, ठीक है। वो हम अच्छे से देखेंगे, इसके अंदर अच्छे से समझ में आएगा, हम अलग अलग करके देखेंगे, ठीक है, राइट। तो इसको हम एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम थंबनेल बनाएंगे, इसी को एज इट इज इन्हीं फंक्शंस के लिए फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बेटर है कि हम एक एग्जांपल के थ्रू कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये हमारा एग्जांपल नंबर 1, ठीक है। हमको फंक्शन दे रखा है, मुझे इंटीग्रेशन करना है x sin x dx। इसमें देखो ध्यान से, ये और ये दो आपस में दो चीजें मल्टीप्लाई में है। इससे पहले अब तक जितने भी इंटीग्रेशन आपने किए थे, कभी भी दो ऐसे फंक्शंस मल्टीप्लाई में नहीं थे जो कि अलग अलग काइंड के हों। साइन कॉस ऐसे दो चीजें मल्टीप्लाई में थी जिसमें कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाई थी, जिससे कि हमने रिड्यूस किया था वापस सिंगल फॉर्म में, ठीक है। मैंने बोला था कि हम सिंगलटन फॉर्म में ही हम उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखो एक पॉलिनोमियल और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब हमारे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब हमको इनको रिजॉल्व करने के लिए यही एक इकलौता तरीका है, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम किसको फर्स्ट फंक्शन बोलूंगा, किसको सेकंड, यानी किसको मैं एफ की तरह ट्रीट करूंगा, किसको मैं जी की तरह ट्रीट करूंगा। ये ध्यान रहे कि अब तक जितनी भी वीडियोस आपने देखी थी उन सब में सबसे ज्यादा यूज होने वाले यही एक वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाली प्रॉपर्टी है जो फ्रिक्वेंटली फिजिक्स वाले यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स वाले हमेशा ये डेफिनेट इंटीग्रल यूज करते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट जो था वो इस आखिरी पार्ट की वीडियो के आखिरी पार्ट तक पहुंचने का था, ये डेफिनेट इंटीग्रल वाला, क्योंकि हमको ज्यादातर फिजिक्स में यही परफॉर्म करना है। चलिए, तो हम अब देखते हैं कि हम कौन से वाले को फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। अब देखो, समझने वाली बात है कि मान लो कि मैंने इसको बोला फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने बोला सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मतलब इसको मैंने बोला एफ, इसको बोला मैंने जी, तो इसको मुझे बाहर रोकना पड़ेगा, इसको मुझे अंदर रखना पड़ेगा, इस तरीके से। अब इसमें देखो, इन क्वेश्चंस में सबसे बेटर तरीका क्या है कि ज्यादा परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सबसे बेस्ट वे इज इंटीग्रेट करते रहो, ठीक है। एक तरीके से करो, नहीं आया तो फिर स्विच कर लो, आगे पीछे कर लो, इससे बेटर तरीका कोई भी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो स्विच करोगे, देखो कोई किसी और के तरीके से, जैसे इट इज कॉल्ड आइलेट रूल समथिंग, आप पाओगे किसी ट्यूशंस में पढ़ाया जाएगा, या फिर आप मैथ्स जहाँ पढ़ोगे वहाँ पढ़ाया जाएगा। सी, आई डोंट रिकमेंड दैट थिंग, क्योंकि उससे आप एक रेक्टिफिकेशन डेवलप करते हो कि ये चीज़ पहले यही होनी है, बट आपको वहाँ लॉजिक नहीं मिलेगा कि वो क्यों होनी है।
लेकिन जब आप खुद उससे उलझोगे ना, देन यू विल फाइंड कि हाँ भाई ये चीज़ क्यों होनी है, क्योंकि हमारा वो इंटीग्रेशन नहीं निकल सकता उससे, ठीक है। तो आप उससे आंसर्स भी खुद ही अपने अंदर से डेवलप करोगे, इसीलिए इट इज़ बेटर टू आई मीन टैकल द थिंग्स, खुद ही उनसे उलझोगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मुकाबले किसी की बातों को, किन्हीं ट्रिक्स को यूज़ करना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो अब अगर मान लो कि मैं इसको फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट कर लेता हूँ, तो यानी देखो ये एफ की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो बाहर रखा जाएगा, एक्स को मैंने बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन अंदर जी जाएगा, यानी साइन अंदर जाएगा, साइन एक्स अंदर गया, डी एक्स एज इट इज नो प्रॉब्लम, माइनस इंटीग्रेशन, बड़े वाला इंटीग्रेशन, बड़े, अब देयर इज नथिंग लाइक बड़ा वाला इंटीग्रेशन छोटा वाला, बस फर्क ये है कि थोड़ा सा बड़ा दिखेगा तो ये से अंदर की तरफ ये समेट लिया जाएगा, थोड़ा सा एप्रिशिएबल अमाउंट में दिखाई देगा। अब जो मैंने बाहर रोका था उसका डेरिवेटिव, अब जो मैंने बाहर कौन सा रोका था, एक्स रोका है, इसका डेरिवेटिव किस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ध्यान रहे उसी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पे ये परफॉर्म हो गया, ब्रैकेट बंद, इंटीग्रेशन जो कि हमने यहाँ परफॉर्म किया था ऑलरेडी, यानी इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, ठीक है, इसका एंड वापस डी एक्स, दैट्स इट। अब हम इसको एक बार परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, अगर हम सक्सेसफुली इसको इवैल्यूएट कर पाते हैं देन हमारा इसका आंसर आ जाएगा, अगर नहीं कर पाएंगे वापस यही चीज वापस रिपीट होकर आ जाएगी, अगर ऐसा हो जाता है या फिर ये जीरो आ जाता है तो यानी हम वी गॉट फेल्ड समवेयर, ठीक है। अच्छा जीरो भी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ सकती है, वो हम आगे देखेंगे कब आएगी, ठीक है, वो डेफिनेट में हम देखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ देखते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। अभी हम इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं फर्स्ट और सेकंड जो बोला था, ठीक है। रिज्यूम करके देख लेना वीडियो को, किसको मैंने फर्स्ट किसको फर्स्ट सेकंड बोला था। फिलहाल मेरे को स्पेस की जरूरत है। एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या होता है, सी साइन का डेरिवेटिव वाज कॉस, लेकिन इंटीग्रेशन वाज माइनस ऑफ कॉस, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, यू शुड नो दिस थिंग। इंटीग्रेशन बाहर एज इट इज है, ये वाला इंटीग्रेशन की वैल्यू माइनस कॉस एक्स dx, इस पूरे को परफॉर्म करके मैंने ये लिखा है, ध्यान रहे, ठीक है। और ये बाहर वाला dx एज इट इज, अंदर वाला पूरा ये परफॉर्म किया जा चुका है, dx by dx इज 1, ठीक है। अब हम आगे कर लेते हैं, माइनस आगे x cos x, x cos x, माइनस माइनस और माइनस प्लस, cos x का वापस इंटीग्रेशन, इट इज sin x, ठीक है, एंड देन प्लस सी। तो ये आपका ये था आई फॉर इंटीग्रेशन, यानी आपको जो वैल्यू निकालनी थी वो यही वाली थी, यानी इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये है। इसके अलावा अगर आपको ये तरीका यूज करेंगे ना, यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड दिस इंटीग्रेशन, बिकॉज देयर आर टू काइंड्स ऑफ फंक्शंस, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और दूसरा साइनोसॉइडल फंक्शन है। ध्यान रहे, पॉलिनोमियल इज नथिंग बट अ साइनोसॉइड, सॉरी साइन कोसाइन, आई मीन these trigonometric functions are also polynomial function, but these are infinite series function, ठीक है। हमने देखा था कि एक सीरीज एक्सपेंशन है इसका बाकायदा, ठीक है, तो इनफाइनाइट सीरीज में जाता है, तो इसीलिए हमारे पास ये दो काइंड के फंक्शंस बन जाते हैं। तो ऐसे फंक्शंस के केस में भी हम यही करते हैं, ठीक है। आगे चल के देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इट इज आई मीन दिस मेथड इज इजी टू अंडरस्टैंड। अच्छा छोड़िए, सेकंड करने से पहले हम इसी को करते हैं, लेकिन स्विच करके देखते हैं क्या होता है अगर मैं इसको यहाँ रख लेता, तो एक बार करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। इंटीग्रेशन और करके देख लेते हैं, x sin x, उल्टा कर लेता हूँ आगे पीछे, है ना, sin x टाइम्स x dx। अब देखो पहले बाहर जो है ये रखा जाएगा sin x, कोई दिक्कत नहीं, डॉट इंटीग्रेशन x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, बाहर जो है ये वाला इसका डेरिवेटिव ऑफ sin x, इंटीग्रेशन जो ये लिखा हुआ है एज इट इज, जो आया है उस पूरे का इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करके देखो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर बाय 2, सिंपल, सो आई कैन राइट x स्क्वायर बाय 2 टाइम्स sin x, नो प्रॉब्लम, माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन का हो जाएगा, साइन का होगा, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ sin x, इट इज प्लस का cos x, राइट, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x, इट इज x स्क्वायर बाय 2 dx। अब यहाँ ध्यान से देखो, पहले बेचारे के अंदर ओनली एक सिंगल x था जिसमें हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जो कि साइन था,
लेकिन अब इसके अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ही हमारा x की जगह x स्क्वायर हो गया है, तो पावर और बढ़ गई है, अब ये और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया, ध्यान रहे। तो नाउ यू विल नॉट बी एबल टू इजीली इंटीग्रेट दिस फंक्शन, आप इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अब आप यहाँ पे ये एक चीज़ और सोच सकते हैं कि सर देखो यहाँ पर अगर ये लगा हुआ है फिर से हम यही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो हम कभी कभी किसी क्वेश्चन में आगे चल के हम देखेंगे इंटीग्रेशन में हम किसी फंक्शन में हम दो बार या तीन बार भी लगाएंगे इसको, इस वाले फंक्शन को, मतलब ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को, तो वो हम देखेंगे अप्रोप्रिएटली कि क्या हमारा काम बन रहा है। इस केस में अगर आपने यहाँ पर फिर से लगा दिया ना ये वाला फंक्शन, तो देन यू विल बी अल्टीमेटली रिड्यूस टू दिस एंड ये टोटली जीरो आ जाएगा, ठीक है। करके देखना एक बार, ठीक है। वेल अल्टीमेटली हम यहाँ स्टक कर गए कि cos x और x स्क्वायर यहाँ पावर रेज कर गई, तो इसके इजीली सॉल्वेबल होने का चांसेस ही ना के बराबर है, इसीलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। चलिए, सो लेट मी रेज दिस। जहां पर भी प्रॉब्लम होती है वीडियो को दोबारा देखिए एंड देन परफॉर्म कीजिए। देखिए अल्टीमेटली आपको खुद को परफॉर्म करना पड़ेगा, बार बार आप करेंगे तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट आई विल बी गेटिंग सम अमाउंट ऑफ स्पेस। इरेज हो जाएगा, बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, इरेज होने में भी दिक्कत कर रहा है। चलिए राइट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट इज डन। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर e रेज टू द पावर x dx। अब फिर से वही कि हम इसमें कौन सा एज्यूम करें। देखो अगर ये आगे पीछे भी लिखा होता ना तो भी हमको x स्क्वायर को पहले मानना था। कोशिश हमको ये करनी है कि हम एक ऐसे फंक्शन को एज्यूम करें जो कि इजीली डिग्रेडेबल हो। x जो है पावर रिड्यूस होती चली जाती है अगर मैं उसका डेरिवेटिव करता जाऊँ, क्योंकि देखो जिसको मुझे डेरिवेटिव करना है वो पहले की तरफ आगे की तरफ रखा जाएगा, तभी उसका डेरिवेटिव परफॉर्म होगा अंदर की तरफ जाके, ठीक है। इसीलिए मैंने x स्क्वायर को मैं फर्स्ट फंक्शन की तरह ट्रीट करूंगा। सो आई विल ट्रीट इट एज फर्स्ट फंक्शन अंदर की तरफ e की पावर x dx माइनस जो मैंने बाहर रोका था उसका डेरिवेटिव, ठीक है, अंदर एज इट इज dx, दैट्स इट। अब यहाँ ध्यान से देखो, अच्छा इसमें पेशेंस की बहुत जरूरत है, ठीक है, करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन ध्यान रहे, इंटीग्रेशन कुछ भी नहीं है, एक पेशेंस वाला काम है। पेशेंस साथ में आगे के स्टेप्स के बारे में आप कितना सोच पा रहे हैं, ये सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इंटीग्रेशन। चलिए x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इज नथिंग बट e की पावर x इटसेल्फ, ठीक है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर इज नथिंग बट 2x and integration of e की power x is nothing but e की power x again dx। ध्यान रहे इसका इंटीग्रेशन एज इट इज e की पावर x, इसका डेरिवेटिव 2x, ठीक है, दैट्स इट। अब क्या है x स्क्वायर e रेज़ टू पावर x। अब मेरे पास एक 2 था, 2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू पावर x dx। अब देखो ध्यान से कंपैरिजन करो इसको और इसको, इसमें था x स्क्वायर जबकि इसमें बच गया केवल x। तो अब सोचने वाली बात है, अब यहाँ से स्ट्राइक कर रहा होगा जो मैंने सबसे आखिर में अभी जब मैंने इरेज किया था उसमें पावर इंक्रीज कर गई थी, लेकिन यहाँ डिक्रीज कर गई है। तो यानी अगर मैं यहीं पर यही फंक्शन एक बार फिर से लगा दूंगा तो डेफिनेटली मेरे चांसेस हैं इसके निकलने के। रीजन क्योंकि मेरा ये कांस्टेंट फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि मैंने जस्ट पिछले वाला एक एग्जांपल ये वाला किया था जो ऊपर वाला, उसके केस में आया था। करके देख लेते हैं एक बार, ठीक है। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x माइनस 2, यहाँ पर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ध्यान रहे इसका मुझे करना है, अब इसको मैं फर्स्ट एज्यूम करूंगा, इसको सेकंड, यानी इसको फर्स्ट की तरह ट्रीट करूंगा, इसकी तरह f की तरह, इसको e को फिर से मैं g की ही तरह ट्रीट करूंगा। तो x को मैंने बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x dx अगेन डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, दैट्स इट। अब हम इसको सिस्टमैटिकली परफॉर्म कर लेते हैं। x स्क्वायर e रेज़ टू द पावर x माइनस ट्वाइस x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा सिंपल अगेन e की पावर x, अभी भी हमने देखा था, माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस x विद रिस्पेक्ट टू x इज सिंपली 1। सो व्हाट डू आई लेफ्ट विद इंटीग्रेशन एज इट इज
इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा e की पावर x एंड dx एज इट इज। तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अब ध्यान रहे ये नेगेटिव था अंदर गया, ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव था अंदर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, बस इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव्स का ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। ये जैसे ही आप ये बड़ा वाला ब्रैकेट चूज किया ये वाला, इसमें जैसे ही अंदर साइन को भूल गए गड़बड़ हो जाएगी सारा। ज़्यादातर बच्चे यही काम करते हैं, ज़्यादातर में मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यही काम किया करता हूँ, गलतियाँ। प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन सिंपल e की पावर x ही होता है प्लस c, दैट्स इट। तो आपका अल्टीमेटली इसका वैल्यू जो आएगा वो ये आ जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो हमारा ये इंटीग्रेशन निकल कर आता है। ठीक, अब ये हमारा बचा है लास्ट वाला। लास्ट वाले को मैं यहाँ परफॉर्म करता हूँ, इसके बाद ये एक स्टेप के लिए मैं और रखूँगा इस चीज़ को। ठीक है, या और इट इज़ बेटर टू इरेज दिस। क्वेश्चन नंबर 3 को यहीं कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, सो इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx करके देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन हम किसको ट्रीट करेंगे, ऑब्वियसली जो वैनिश हो जाएगा। अब हमको ये समझ में आ गया कि जहाँ पर पॉलिनोमियल नजर आएगा वहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे कि फर्स्ट फंक्शन इसको ट्रीट करेंगे, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं करना है, ध्यान रखना। ठीक है, वो हम आगे चल के समझेंगे कि ऐसा कब नहीं करना है। अभी इसको हम समझ लेते हैं। देखो, एक्चुअली इस केस में ही नहीं करना है, अभी देख लेते हैं। पहले करके देखते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। पहले मैं इसको फर्स्ट फंक्शन ट्रीट करके देख लेता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको बाहर रखा, ठीक है, और इसको log को x dx माइनस इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव तो इसका कर देंगे, लेकिन ये log का इंटीग्रेशन कहाँ से लाओगे, फंस गई ना गाड़ी। log का इंटीग्रेशन आपको पता ही नहीं है, अब कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने बोला कि इस केस में ही गाड़ी फंस जाएगी। तो इसीलिए हम हमेशा एक चीज़ की तरफ स्टिक नहीं कर सकते हैं कि हमारा ये फंक्शन का पहले हम बाहर की तरफ रोक के रखेंगे। तो ये चीज़ बार बार करके देखो, ठीक है ना, करके देखो। ओके, सो लेट मी इरेज दिस, क्योंकि इसका log का इंटीग्रेशन नहीं पता है, log का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है। ठीक है, चलिए, तो अब हम उल्टा कर लेते हैं एक बार, यानी मैं क्या कर लेता हूँ, इसी फंक्शन को मैं लिख लेता हूँ log x times x dx, that's it. So log x को मैंने बाहर रोका, डॉट इंटीग्रेशन किया x का माइनस बड़ा वाला इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव डॉट इंटीग्रेशन x dx dx, that's it. log x। अच्छा, log की भी हमें प्रॉपर्टीज सीखनी है। ठीक है, log के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है। फिलहाल अभी हमारे लिए समझ के चलिए कि log हमारे पास एक फंक्शन की तरह है, जैसे साइन कॉस टाइन वगैरह होता है। फिलहाल अभी के लिए हमारे लिए इतना ही काफ़ी, लेकिन जो अगला नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें मैं log ही पहले कवर करूँगा। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, log के बारे में भी समझना। ठीक है, log x जो है डॉट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2 सिंपल, माइनस log x का डेरिवेटिव क्या होगा, इट वाज 1/x सिंपल इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x का होगा x²/2 सिंपल एंड दिस dx। इसका इंटीग्रेशन x²/2, इसका डेरिवेटिव 1/x, x से x कैंसिल हो जाएगा, बच गया अंदर x। कांट वी इंटीग्रेट दिस, इट इज x²/2 log x माइनस अंदर बचा x 1/2 एज इट इज, अंदर बचा x, x²/2 अगेन एंड प्लस c, दैट्स इट। तो ये आपके पास बच जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन का वैल्यू बच गया, दैट्स इट। तो अल्टीमेटली इस तरीके से हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का। ठीक है, तो हमको चूज करना होगा अप्रोप्रिएटली कि हम किस तरीके से किस फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड फर्दर देयर आर फ्यू मोर ट्रिक्स। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिनसे हम इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन पर ध्यान रहे कि देयर इज सम एग्जिस्टेंस ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका हम यूज़ करेंगे कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे, तो उस केस में हमारे यही एक रामबाण इलाज होगा जो हमें बचा पाएगा। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ log x। जो मैंने अभी भी बोला था कि आप फंस गए थे, तो log x के इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे। ठीक है, कोशिश कीजिए, जब मैं आगे इसको परफॉर्म कर देता हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए, ठीक है, कि मुझसे पहले आप करो। ठीक है, एक बार ट्राई करना है।
वीडियो को पॉज कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आता है तो आगे वीडियो को देख लीजिए और क्या, ठीक है। ओके, लेट मी रीड दिस, राइट। ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? दिस इज वेरी क्रूशियल इंटीग्रल। इसके लिए भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाउ? देखिए, लेट मी रीड दिस इंटीग्रेशन, कैन आई राइट log as like this, ये वाले को एज इट इज लिख सकता हूँ। दिस वन कैन बी रिटन एज x की पावर 0, कैन आई राइट? राइट। अब इसको आप इधर रखिए, इसको इधर रखिए, ठीक है, यानी इसको लेफ्ट में रखिए, log x डॉट x की पावर 0, या फिर आप इसको बोल दीजिए 1 सिंपल dx इंटीग्रेशन, और इसको एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट से परफॉर्म कीजिए, क्या आता है या नहीं आता है एक बार सोचेंगे, ठीक है। ये आपके अब आपकी जॉब है, ठीक है, जाकर ये होमवर्क को ट्राई कीजिए। अब हम आते हैं वापस डेफिनेट इंटीग्रल पर। अब ये हमारा टास्क है कि एक्चुअली हमें परफॉर्म करना है डेफिनेट इंटीग्रल, यानी अब तक जितने भी हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किए ना, उन सभी को हमें डेफिनेट तक पहुंचाना ही है, ठीक है। अब तक हमने तरीका सीखा था कि हमें इंटीग्रेशन परफॉर्म कैसे करना है, लेकिन एट द एंड हमको सभी को डिफाइन करना ही करना है, डेफिनेट करना है। डेफिनेट मतलब किन्हीं दो बाउंड्रीज के बीच में ही हमें उसको सीमित कर देना है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं किस तरीके से होगा। लेट मी इरेज दिस, ठीक है, और मैं ऊपर से बाय पार्ट भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि हमारे पास स्पेस हो और फिर हम इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल्स को भी हम परफॉर्म कर सकें। अब देखो ध्यान से, डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। हमको सब कुछ सारी प्रॉपर्टीज भी अभी नहीं देखनी है, लेकिन प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रल होता क्या है, एक इंटीग्रेशन हमने किया है f ऑफ x d ऑफ x वाला, जिसमें हमने डायरेक्टली वैल्यू निकाल दी, लेकिन अब हमारे पास आएगा कि इंटीग्रेशन a से b तक बाउंडेड है। ये जो मैंने नीचे लिखा है, ऊपर लिखा है, इंटीग्रेशन के नीचे और इंटीग्रेशन के ऊपर, ये जो चीजें हैं दीज आर कॉल्ड लिमिट्स। क्या कहलाती हैं? a एंड b, दीज आर कॉल्ड लिमिट्स, these are called limits. This a is known as lower limit and I will call it as upper limit, ठीक है। अच्छा ध्यान रहे, मैं इसको यहाँ पे a और b बोल रहा हूँ, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको a से ही डिनोट करेंगे, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, बट हियर आई एम डिनोटिंग इट एज a एंड b। आप यहाँ से p से q तक ले गए, या फिर लेट्स से कोई x है तो x1 से x2 तक ले गए, चॉइस इज योर्स, आई मीन इट विल वेरी बिटवीन द टू कॉर्नर्स, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे पास है क्या कि देखो, अगर मैं इसको प्लॉट करूं तो ये आपका एक प्लॉट हो जाता है, f फंक्शन है, f फंक्शन है ये आपका, इसको प्लॉट किया है y एक्सिस पर, ठीक है, y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, x। इस तरीके से मैंने इसको प्लॉट किया है, जैसे हमारे पास y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, ऐसा वाला हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ करता था, वो स्ट्रेट लाइन किसी तरीके से कहीं से गुजर जाती थी। ऐसे ही हमारे पास जो भी फंक्शंस होंगे डिपेंडिंग ऑन देयर वेरिएबल्स पावर्स, हमारे पास कोई फंक्शन को एक कर्व ले लेगा, ठीक है, वो जो कर्व लेगा उस फंक्शन का इंटीग्रेशन है, और वो इंटीग्रेशन x की किस वैल्यू से लेट से a किस वैल्यू b तक इंटीग्रेट करना है, उसका मसला ये है सारा। यानी ये जो मैंने एरिया निकाला है, ये एरिया ही इंटीग्रेशन को बताता है। हम ये समझेंगे कि कैसे हमारा ये इंटीग्रेशन जो है एरिया को डिनोट करता है। एक बार हम ये समझ ही लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा एक्सरसाइज वाला काम है नहीं, ठीक है। पहले हम इस इंटीग्रेशन को लिख लेता हूँ, देखो ध्यान से, a से b f ऑफ x d ऑफ x, इसको ध्यान से देखो, a से b f x डेल्टा x, देखो ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, और ये इसका मतलब होता है, ये वाले सिंबल का मतलब होता है, जैसे आप मैथ्स में लिखते थे ना समेशन, समेशन क्या होता था कि 2 4 5 10 टर्म्स को ऐड करने के लिए आप ये सिंबल लगा देते थे, जैसे fi सिग्मा fi xi, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में जब आप किया करते थे, वैसा ही वाला सिंबल। तो ये एक्चुअली रिप्लेस कर दिया गया है, बस फर्क इसमें इतना है
कि वहाँ पे आप काउंटिंग कर सकते थे लिटरली, इसको भी उसमें ऐड किया, फिर अगली वाली चीज़ को ऐड किया, फिर अगली वाली चीज़ को ऐड किया, ऐसे करने के लिए। लेकिन ये वाला सिंबल हम कब लगाते हैं, ये कब लगाते हैं, दोनों सिंबल सेम है, दोनों सिंबल काम सेम करते हैं। ये हमारा लगता है जब आप एक्चुअली लिटरली चीज़ों को काउंट करके भी पकड़ के रख सकते हो, यानी काउंट कर सकते हो कि इसमें इतना ऐड कर लिया, इसमें इतना ऐड कर लिया, यानी जो चीज़ आप ऐड कर रहे हो वो काउंटेबल है, ठीक है। जैसे 3.4 और डेसिमल्स की कोई चीज़ अमाउंट तो ऐड कर रहे हो, देन इट इज काउंटेबल। ये कॉन्टिन्यूस है कि आप कॉन्टिन्यूसली एक धागे को पकड़ के खींच रहे हो, लेकिन एक बार में कितना खींच के आ रहा है यू डोंट नो, ठीक है, लेकिन एक एवरेज में आपको पता है कि हाँ कितना आ रहा है। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक रफ एवरेज है, रफ नहीं कहना चाहिए, कि एक यू कैन से कॉन्टिन्यूस काइंड का एक समेशन है, ठीक है। तो जब हम इस fx को, ध्यान रहे fx ये मेरे पास प्लॉट किया गया है, ये देखो ये f जो है y की वैल्यू fx है, यानी y इज गिवन बाय f ऑफ x, x की कुछ वैल्यूज होंगी, जैसे मान लो x² + 4, ऐसा वाला हमारा कुछ कर्व बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला हमारा जो कर्व है, ये x की कुछ वैल्यूज इनपुट करूंगा, y की कुछ वैल्यूज आएंगी, तो मान लेता हूँ कि मेरी ये वाली वैल्यू ये आती है आपकी y0, तो x की कुछ एक सर्टेन वैल्यू, ये मैं मान लेता हूँ कि ये वाली वैल्यू रही x1, जब मैं इस फंक्शन में यहाँ पे पुट करूंगा, y की कुछ वैल्यू आएगी लेट्स से y1, तो ये y1 ये वाली आ गई, ठीक है। तो वो y1 यहाँ पे इसकी पीक के करस्पॉन्डिंग कितनी हाइट आई है वो हमारी निकल के आ गई, और इसमें ये जो मैंने डेल्टा x लिखा है, जिस पॉइंट से जिस अगले स्मॉल डेविएशन किया, ये जो मैंने शेड कर रहा हूँ, ये वाला, इसकी स्मॉल विड्थ जो है ये मैं बना देता हूँ, ये वाली विड्थ जो है ये है dx, ये है dx, और जो ये हाइट होगी ये है आपकी f, फंक्शन की कितनी हाइट है, फंक्शन कितनी वैल्यू एक्वायर कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये निकला क्या, ये फंक्शन की हाइट है f, ये विड्थ है, ठीक है। तो ये होगा क्या, ये अगर मैं इसको रफली ऊपर से देखो होगा क्या, ऊपर से ये थोड़ा सा ऐसा सा होगा, थोड़ा सा कर्व काइंड का, ठीक है, स्लाइटली कर्व। लेकिन अब मैं यहाँ पर एक असम्पशन देता हूँ, मैंने एक चीज बताई थी कि इट इज dx इज नथिंग बट इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत ज्यादा टाइनी है, बहुत ज्यादा टाइनी होने की वजह से ये जो पीस है मेरे पास, ये बहुत ज्यादा थिन पीस है, थिन पीस होने की वजह से ये एक स्ट्रिप की तरह एक्ट कर रहा है, एक लाइन की तरह है। तो एक लाइन, दो लाइन, इसके एडजेसेंट वाली सारी लाइंस को अगर मैं ये सारी लाइंस ऐसे ऐसे वर्टिकल लाइंस बनाता जाऊँ, ऐसे बहुत सारी इनफाइनाइट लाइंस बन जाएंगी, राइट। इस कर्व के अंदर, कर्व के नीचे नीचे वाली सारी लाइंस को अगर आप एड अप करेंगे तो ये सारा एरिया जो स्वाइप किया गया होगा इसके द्वारा, वो सारा कवर कर लिया जाएगा। लेकिन ये एरिया आएगा कैसे, ये हाइट, अब इसको रेक्टेंगल की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हम। अगर ये बहुत ज़्यादा थिन हो गया है, जैसे ही ये थिन हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेक्टेंगल की तरह ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि ये जो फाइननेस है ना, ये कर्वनेस, यानी ये जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट ऐसे कर्व ना होकर ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा, जब हमारे पास बहुत ज़्यादा थिन हो जाएगी ये वाली विड्थ, ठीक है। थिन होने की वजह से ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट की तरह, तो ये इट विल एक्ट एज रेक्टेंगल, एंड रेक्टेंगल का एरिया आपको पता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो fx इंटू dx, और साथ में ये समेशन मतलब इसका स्मॉल सारे एरिया विद इन द लिमिट, ये लिमिट्स हमें ये बताती है कि विद इन द लिमिट्स a एंड b के बीच में स्मॉल सेक्शंस में जो आपने कट किया था, उन सभी को मैंने ऐड अप कर लिया है, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ यहाँ पर एरिया का सिग्निफिकेंस, यानी अगर आप इस इंटीग्रेशन को निकालेंगे तो एक्चुअली ये इसके अंदर वाला एरिया देता है, और फिर हमारा कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस भी आएगा, वो हम आगे चल के देखेंगे। फिलहाल अभी के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है, ठीक है। जिसको ना समझ में आया वो एक बार वापस इसको सुनना वीडियो को, ठीक है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए राइट, अब हमारे पास क्या था कि इसको मुझे इन दो लिमिट्स के अंदर, जो मैंने लिमिट्स लिखी हैं इनके अंदर ही मुझे इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इन दो a से b तक के बीच में मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, बाउंडेड लिमिट्स हैं, और ये a एंड b, a इसका लोअर लिमिट जो नीचे लिखी है वो लोअर लिमिट, जो ऊपर लिखी है वो अपर लिमिट, ठीक है। अब मान लो कि इसका इंटीग्रेशन, जैसे हमारे पास कुछ फंक्शन तो निकल कर ही आता था इंटीग्रेशन होने के बाद, जैसे x² है, x² + 5 है, इसका इंटीग्रेशन होने के बाद क्या निकल कर आता था, dx कर देने के बाद वो आ जाएगा x³ / 3 + 5x + c, ऐसा कुछ आ जाता था। c हम ऐड करते थे, ध्यान रखें, c हम तब तक उसमें ऐड ज्वाइन करेंगे जब तक कि हमारा ये लिमिट्स नहीं पुट की जाएंगी। जिस मोमेंट आपने इंटीग्रेशन पे ये लिमिट लगा दी ना, जैसे इस पे लगी हुई है, इस पे लगी हुई है, इस पे सब पे लगी हुई है,
अगर आपने लिमिट्स लगा दी तो आपको ये सी लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, वो हम देखेंगे कब क्यों। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप लिमिट पुट कर दोगे तो ये देखो ये भी एक फंक्शन है, ये अंदर एक फंक्शन था जिसको कि मैंने एफ बोला, इसको मैं कैपिटल एफ बोल सकता हूँ और क्या करूँगा। मान लो कि ये मेरा कैपिटल एफ इंटीग्रेशन होने के बाद आ गया और इसमें मेरे पास एक कांस्टेंट भी था। मैंने बोला देखो इंटीग्रेशन बिना लिमिट्स के ये आना था। मैंने बोला कि लिमिट रख लेने के बाद ये सी अस्तित्व में गायब हो जाएगा, उसका अस्तित्व ही गायब हो जाएगा। देख लेते हैं कैसे गायब होगा। अब ये जो आंसर आया है इसमें आप लिमिट्स को पुट करेंगे, कहाँ से, ए से बी, यहाँ लिखेंगे इसी तरीके से लिखते हैं, स्क्वायर बॉक्स बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, ए से बी, या फिर समटाइम्स इसको कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है प्लस सी ब्रैकेट में बंद, बड़ा सा डंडा लगा के ए से बी, कुछ बुक्स में ऐसा लिख दिया जाता है ये वाला तरीका। ठीक है, ब्रैकेट में बंद करके बड़ा डंडा लगा के, कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्डली ये वाला एनसीईआरटी में आप ये वाला फॉलो करेंगे, ठीक है, ये वाला पाएंगे, सो यू कैन फॉलो दिस, राइट। तो इसमें अब हुआ क्या हमारे पास, अब देखो करना क्या है, तरीका क्या है कि जो भी अपर लिमिट है फंक्शन में जहां जहां पर आपको वेरिएबल नजर आ रहा है, वेरिएबल था कौन, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो अगर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ है तो जहां जहां वेरिएबल में एक्स नजर आ रहा है, पूरे फंक्शन में एक्स, जैसे यहाँ एक्स था और यहाँ पर भी एक्स था, जितने भी टर्म्स हैं जिनमें एक्स नजर आ रहा है उन सब में बी पुट कर दो पहले, यानी हर एक्स की जगह पे आप पहले बी पुट कर दो और सी कांस्टेंट था उसको भी साथ साथ रिपीट करो, पूरे फंक्शन को लेना अंदर वाले को, माइनस यानी पहले पूरा जो भी अंदर ब्रैकेटेड फंक्शन है उसके अंदर सारे के अंदर बी पुट करो, बी पुट कर दिया, वैल्यूएट करो, वैल्यूएट कर दिया, उसमें से सब्ट्रैक्ट करो वो सारा ही सारा फंक्शन, और उसमें ए पुट करने के बाद एफ, ए पुट करने के बाद, ठीक है, इसको स्क्वायर ना बनाकर कर्ली ब्रैकेट बना लेते हैं जिसे हम ब्रेसेस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, व्हेन यू सी दिस यू विल फाइंड सी से सी कैंसिल, यू विल लेफ्ट विद ओनली एफ बी माइनस एफ ए। सो अल्टीमेटली मेरे पास जो ये फंक्शन है वो मेरे पास ये वैल्यू देता है। तो आपको करना क्या है, उसी फंक्शन जो इंटीग्रेट होके आया है उसमें लिमिट्स पुट कर दो, दैट्स इट। करके देख लेते हैं, ये चीज जो मैंने यहाँ पे समझाई है उसको हम करके देख लेते हैं, वो ज्यादा इजी रहेगा। पहला क्वेश्चन, मेरे पास इंटीग्रेशन है x प्लस 1, सबसे इजी वाली चीजों का ही हम करके देखते हैं पहले। -1 से 1 तक है, सिंपल सी बात है। पहले तो इंटीग्रेशन बिल्कुल वही करना है जो आपको पहले सिखाया गया है। अगर नहीं समझ में आता है ना, सबसे बेस्ट तरीका पहले लिमिट हटा लो, चुपचाप पहले इंटीग्रेशन कर लो, जब इंटीग्रेशन होके आंसर आ जाए ना उसके बाद पुट कर दो लिमिट। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका ये भी है। ठीक है, और अदरवाइज इट इज स्टैंडर्ड वे कि हम साथ साथ लिमिट्स को रखते रहें। ठीक है, अब तो इसमें है क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और मैंने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन में हमारे पास सी कांस्टेंट आया था लेकिन वो कैंसिल हो गया था लिमिट लगाने के साथ साथ। जैसे ही लिमिट लगाई, क्योंकि एक में से दूसरा फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कांस्टेंट नंबर में वैल्यू रखी नहीं जा सकती है, इसीलिए पहले बार रखते समय, अपर लिमिट रखते समय भी वही सेम कांस्टेंट फंक्शन आया था, लोअर लिमिट रखते समय भी वही सेम फंक्शन आया था, इसीलिए वो कैंसिलेशन हो जाएगा। इसीलिए जब भी हम लिमिट वाले क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें कांस्टेंट लेने की जरूरत है ही नहीं, तो इसीलिए मैं कांस्टेंट लूंगा ही नहीं। मेरे पास ये बच गया फंक्शन, अब मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लिमिट लगा देनी है ऐसे करके, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, दैट्स इट। कर लो इंटीग्रेट। अब 1 रखो हर जगह, यहाँ पे 1 रखो, 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 ब्रैकेट बंद, -1 रखो, -1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -1 ऐसे। ठीक है, ध्यान रहे, देखो मैंने इस पूरे वाले में हर जगह देखो 1 रखा, इसी पूरे में सब्ट्रैक्ट किया है -1 हर जगह x की जगह पे रख के, ध्यान रहे हर जगह मैंने -1 रखा है। तो इसका मतलब मुझे करना क्या है, 1/2 प्लस 1 माइनस, अगेन इट इज 1/2 माइनस और माइनस, ये बीच में प्लस था। ठीक है, माइनस और माइनस प्लस 1/2 से 1/2 कैंसल, आई लेफ्ट विद ओनली 2, सिंपल। सो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हमको अल्टीमेटली चाहिए यही कि हमको लिमिट्स के साथ आंसर चाहिए था, यानी ये प्रॉपर आंसर चाहिए था न्यूमेरिकल फॉर्म में, ठीक है, नंबर फॉर्म में, न्यूमेरिक फॉर्म में, तो वही हमें चाहिए था और वो अब हमारा आना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम इसको एक दो ये और एग्जांपल जो हैं उसके थ्रू हम करके देख लेते हैं, उसके बाद इट इज इजी टू अंडरस्टैंड।
ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। नहीं समझ में आता तो एक बार दोबारा रीराइट करके दे देना, मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से भी कर देते हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट डन। 2 से 3 1/x dx। अब आपको ये पता है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं पता, ठीक है। अब आप देखो क्या करेंगे, कुछ बच्चों के अगर माइंड में ये आ रहा है, इसको मैं ऊपर ले आके लिख लेता हूँ पावर की फॉर्म में -1 dx 0 2 से 3। अगर कुछ के दिमाग में ये आया तो वो भी गलत नहीं है, लेकिन इससे आंसर देखो क्या आने वाला है कि पावर आप एक इंक्रीज करोगे, पावर एक इंक्रीज करोगे, x की पावर -1 थी, एक इंक्रीज करने के बाद 0 होगी और 0 को डिवाइड में लिखोगे, आंसर इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है जिसकी हमें वैल्यू पता है। क्या पता है वही वैल्यू? 1/x का इंटीग्रेशन होता है log of x, ठीक है। और log of x जस्ट ये हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई a से b तक, लेकिन a हमारा क्या था 2, b क्या था 3, सो इट विल बी log, पहले 2 वैल्यू पुट करो, log 2 सॉरी 3, ऊपर वाली पहले 3, उसमें से नीचे वाली को ही सब्ट्रैक्ट कर दो log 2, सिंपल, दैट्स इट, फिनिश। लेकिन अब हमारी यहाँ पर log की प्रॉपर्टी भी लग सकती है, इसको मैं लिख सकता हूँ log 3/2, ठीक है। जब log में दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही होती है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अभी हम देखते नहीं है, बाद में हम अगले वाला जो log का हमारे पास पूरा वीडियो आएगा उसमें हम प्रॉपर्टी सारी देखेंगे log की, डोंट वरी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 2 से अगेन 3 x dx x² + 1, इसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे? अब रिकॉल करो कि हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन जब हम क्या करते थे। देखो एस क्वेश्चंस को हमें यही दिमाग में लगाना है कि हमारा होगा किस तरीके से। मेरे दिमाग में आ रहा है देखो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वाई? क्योंकि नीचे वाले को जैसे ही कुछ टी मांगा तो dt में चला देगा देखो सब कुछ। तो सबसे पहले तो स्टेप वाइज जो हमने इंटीग्रेशन परफॉर्म किए है ना, उसमें स्टेप वाइज सारे टाइप के इंटीग्रल्स को स्टेप वाइज दिमाग में लाना है कि अगर मैं ये ज्यूम करूँगा क्या ये लग जाएगा, अगर मैं ये ज्यूम करूँगा क्या ये लग जाएगा। तो आपको हर स्टेप पर हर पॉइंट पर ये चीज सोचनी है, ठीक है, ठीक है। सो लेट x² + 1 = t, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस करते समय जब आप सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट्स को फिलहाल थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 2x dx = dt। तो यहाँ से 2 हटाऊंगा अगर मैं तो ये dt/2 में चला जाएगा, तो x dx की वैल्यू dt में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो dt में चला गया, नीचे वाला t हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये dt/2 था तो dt/2 आ गया, ठीक है। 1/2 dt/t। लेकिन ये इंटीग्रेशन अभी मैंने ऊपर किया है, बिल्कुल यही होता है log of t, ठीक है। लेकिन अभी देखो मैंने c भी लिखना था, लेकिन क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पहले से पता है कि ये वाला डेफिनेट इंटीग्रल है, हाउएवर मैंने वेरिएबल चेंज कर लिया है, तो आई डोंट नीड टू पुट द, क्योंकि मेरे पास लिमिट्स फिर भी x की फॉर्म में आई जाएगी। जैसे मैं इसको t की जगह x रखूंगा तो लिमिट्स है मेरे पास, इसीलिए आप कांस्टेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है इस केस में, ठीक है। 2 log t की वैल्यू क्या होगी, t मैंने एज्यूम क्या किया था x² + 1, दैट्स इट। ये हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया। अब ये वैल्यू ही आया है लेकिन इंटीग्रेट नहीं हुआ है, ठीक है। अब इंटीग्रेशन के लिमिट्स पुट करो, लिमिट्स पुट करेंगे हम वेरिएबल्स पे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऑलवेज बेटर टू पुट ऑन होल फंक्शन 2 से 3, पूरे फंक्शन पर लिमिट पुट कीजिए। नहीं समझ आ रहा तो अब रखते जाइए, हाफ log ब्रैकेट 1 x की जगह पे हर x की जगह 3x² + 1 minus half log 2² + 1, दैट्स इट, ठीक है। हाफ और हाफ कॉमन निकाला जा सकता है, इसीलिए मैंने उसको पहले कॉमन निकाल दिया, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली हाफ कैन बी टेकन आउट, log 3 3 9 and 10 minus log 2 2 4 and 1 5, दैट्स इट। तो ये हमारे पास आ गया।
इसको मैंने अभी भी जैसे प्रॉपर्टी जिसमें बताई थी इसमें भी लगेगी, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो हमारी प्रॉपर्टी लगेगी उसको हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम इस तरीके से इसको परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी विल बी एबल टू फिनिश दिस इंटीग्रल ऑल्सो। नेक्स्ट वाले को हम देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। ओके, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, 0 से 1 x e⁻x² dx। सोचिए इसमें क्या लगेगा, वापस फिर से सोचिए, ठीक है। मेरे दिमाग में फिर से वही सब्स्टिट्यूशन, लेट x² को मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, तो 2x dx इक्वल्स टू dt एंड x को मैं यहाँ से ले जाता हूँ तो इट इज dt/2। पुट कर लेते हैं, इट इज x इंटू डी एक्स चला गया dt/2 में, e⁻t dt/2, सिंपल, ठीक है। सो अल्टीमेटली 1/2 इंटीग्रेशन e⁻t dt, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, e⁻t, सिंपल, ठीक है। अब e⁻t, लेकिन t था क्या, x², ठीक है भाई। और इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे अब इसकी, क्योंकि x की फॉर्म में है तो हम वापस लिमिट्स भी पुट कर सकते हैं। 0 से 1 कर लो पुट, 1 रखेंगे हर जगह पे, 1 e⁻1² माइनस e⁻0², सिंपल। तो e की पावर 1/2e माइनस अगेन 1/2, e की पावर 0 इज 1, सिंपल, ठीक है। तो इट इज e की 1/2e माइनस 1, सिंपल, फिनिश। इस तरीके से हमारे पास ये इंटीग्रेशन परफॉर्म किया जा सकता है। सिस्टमेटिकली ईच एंड एवरी स्टेप को फॉलो कीजिए, ध्यान रहे। अब हमारे पास ये वाला जो है मैं बहुत फास्ट कर रहा हूँ, मतलब इट इज़ नॉट फास्ट, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट ऑल दी स्टेप्स, ठीक है। इट इज़ ईजी, नॉट डिफिकल्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ और मैं करता जा रहा हूँ तो मेरे लिए ईजी है, ठीक है। आप कोशिश करिए, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू दिस, ठीक है। 5th क्वेश्चन और कर लेता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे का 2 लास्ट क्वेश्चंस परफॉर्म करके फिनिश करते हैं, वाइंड अप करते हैं फटाफट वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, 0 से π/2 sin phi cos phi। मैं इसको सिंपल फॉर्म में ले जाकर छोड़ूंगा, करना आपको है, ठीक है। अभी देखिए, इसमें फिर से वही ऐसे क्वेश्चंस में सब्स्टिट्यूशन ही काम आता है, ठीक है। अब देखो कैसे, मैंने बोला था रूट के अंदर जो चीज़ है उसको मानना पड़ेगा, कंडीशन है। मान लेते हैं अंदर वाले को कुछ मान लेते हैं, t मान लेते हैं, लेट sin phi को मैंने मान लिया t, तो sin phi का हो गया cos phi d phi इक्वल्स dt। तो cos phi और d phi, इसमें से एक cos निकालो और d phi के साथ मल्टीप्लाई कर दो, वो dt में चला जाएगा, ठीक है। और ये अंदर हो गया t, इसको हटा लो, cos की पावर 4 phi और cos phi d phi, ये सारा हो गया dt। इसको और चेंज करना है, ठीक है। cos, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर phi, 1 माइनस sin स्क्वायर phi, ये खुद cos स्क्वायर phi होता है, ठीक है, का स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा चीज ये हो गया और ये सारा चीज चला गया dt में। sin phi को मैंने क्या एज्यूम किया था, t रख दो उनका, ठीक है। sin phi was t, sin phi का स्क्वायर इज t का स्क्वायर dt। उम्मीद करता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन इजीली इंटीग्रेट कर पाओगे। कैसे, इसका स्क्वायर ओपन करो, स्क्वायर ओपन करने के बाद हर एक टर्म से इसको मल्टीप्लाई करो और ईच एंड एवरी टर्म का आप इंटीग्रेशन सॉल्व करो, यू विल बी एबल टू गेट दिस इंटीग्रल वेरी इजीली, ठीक है। हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है, या फिर क्लास में मुझसे पूछिए या ग्रुप पर पूछिए, ठीक है। यू विल बी एबल टू परफॉर्म इट नाउ। तो इससे हमारा ये फिनिश। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि लिमिट्स में हमारी खास प्रॉपर्टी फॉलो करती है।
ठीक है, वो प्रॉपर्टी क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन किया और लेट्स से 2 से 5 के बीच में किया। इंटीग्रेशन की वैल्यू पता लगाते हैं, एक बार पहले पता लगाते हैं, ठीक है। इट विल बी एक्स की पावर 3/3 प्लस एक्स, है ना, और इंटीग्रेशन के लिमिट्स 2 से 5। वैल्यू बताइए क्या आएगी? 5 125 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5 माइनस 8/3 माइनस 2, ये आएगी। तो मैंने पहले अपर लिमिट पुट करी पूरे फंक्शन में, 5 हर जगह, फिर लोअर लिमिट 2 हर जगह पे पुट करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। ये लिमिट्स मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, मतलब 0 से छोड़ो, ठीक है। एक्चुअली मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसीलिए, ठीक है। तो ये आपको एक कुछ वैल्यू आएगी निकल कर, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू जो निकल कर आएगी वो कुछ आएगी, लेट्स से 5/23 125/3, this will coming out to be 117 डिवाइडेड बाई 3, एंड इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूँगा प्लस 3 एंड 3 3 9, 9 एंड 17 128 डिवाइडेड बाई 3, दैट्स इट। तो आई थिंक ये आना चाहिए, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, सो दैट देयर वुड नॉट बी एनी कैलकुलेशन एरर। अब देखो, इसी इंटीग्रेशन को मैं दूसरे तरीके से करता हूँ। मैंने लिमिट्स को तोड़ लेता हूँ, 2 से 5 तक जा रही थी, एक काम कर लेता हूँ, इसको 2 से लेट्स से 4 तक लेके गया। yes, देखो जैसे मैंने ये बताया था, यहाँ से A से B तक जा रहा था पूरा ये। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा सम निकालना चाहते हो तो बीच में अगर कोई पॉइंट C लाई कर रहा है तो आप इसका अलग से सम निकाल लो, इसका अलग से सम निकाल लो, तब भी तो टोटल सम निकाला जा सकता है। इसको अलग से निकाला, इसको अलग से निकाला, ऐड कर दिया, तब भी निकाला जा सकता है। तो अब प्रोवाइडेड कि वो C पॉइंट बीच में लाई करता हूँ, यानी अगर आपको 2 से 5 तक के बीच में निकालना है तो 2 से 4 तक का निकाल लो, प्लस उसमें 4 से 5 तक का निकाल लो, उसी फंक्शन को इंटीग्रेट करके। तो ये दोनों का जो आंसर आएगा, देखो 2 से 4, 4 से 5, ध्यान रहे नीचे से ऊपर तक गए, जहां तक गए वहीं से शुरू करना है अगले वाले को, ठीक है। तो 2 से 4 तक गए, ये वाला निकला, 4 से 5 तक गए, ये वाला निकला, 2 से टोटल 5 तक गए, ये वाला निकला। दोनों का रिजल्ट आइडेंटिकल होना चाहिए। करके देखो इसको, ठीक है, यू मस्ट गेट आइडेंटिकल रिजल्ट्स। इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि किसी भी लिमिट को हम अपनी अप्रोप्रिएट हिसाब या फिर अपनी डिजायर्स के हिसाब से हम अपनी अलग अलग जगह तक के लिए स्प्लिट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं कहीं किसी एक पॉइंट से लेकर आ रहा था, मान लीजिए कि मैं इंटीग्रेशन को मान लो कि इन्फिनिटी से लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से किसी एक बॉडी को ब्रिंग करके ला रहा हूँ, लेकर आ रहा हूँ और आर तक लेकर आया, और मैंने फिर उस इंटीग्रेशन को परफॉर्म कर लिया, प्लस फिर उस आर से फिर मैं अंदर और आर तक लेकर गया, या किसी और स्मॉल आर तक लेकर गया, R1 तक लेकर गया, तो आई कैन ऑलवेज स्प्लिट द इंटीग्रल्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हम आगे चल के देखेंगे, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा आगे चल के यूज आएगा इसका, ठीक है। सो वी कैन ऑलवेज इरेज दिस। अब मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, 6th 7th छोड़ दूंगा, ठीक है, आपको खुद को करना होगा। 6th में पूरा करूँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन -5 से 5 x + 2 dx, दैट्स इट। अब ध्यान रहे ये मैंने लगा रखा। अब 11th वाले जो बच्चे देख रहे होंगे उन लोगों के लिए नए सिंबल्स हैं कि अगर मैं x ऐसे ऐसे लगा देता हूँ, ये एक्चुअली ये दो वर्टिकल बार जो हैं, जो एक किसी भी फंक्शन के आगे या किसी भी नंबर के आगे अगर मैं आगे और पीछे लगा देता हूँ, दीज आर कॉल्ड मॉड्स। क्या कहलाते हैं? वी कॉल देम मॉड्स, ठीक है। मॉड है, मॉड मीन्स कि जो भी अंदर क्वांटिटी है वो सारी पॉजिटिव में ही बाहर आएगी, यानी अंदर चाहे ये नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, आउटपुट में यानी बाहर निकलकर जो आएगा आउटकम वो पॉजिटिव ही आएगा। यानी अगर मैं इसको लिख देता हूँ y, तो x अंदर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे कुछ भी हो, रियल हो इमेजिनरी हो कुछ भी हो, वो आएगा बाहर पॉजिटिव में ही हमेशा। ये इसकी खासियत है। तो ये मॉड जो है, अब देखो इस समय ये हमारा नॉर्मल फंक्शन नहीं है, इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं,
इसको हमें पहले स्प्लिट करना पड़ेगा। अब स्प्लिट करने के लिए पहले समझो कि ये फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, अंदर वाले फंक्शन का कैरेक्टरिस्टिक। ध्यान रहे ये मॉड का उद्देश्य केवल इतना है कि वो अंदर वाली चीज को नेगेटिव होने पर पॉजिटिव करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। लेकिन अगर नेगेटिव है तो वो उसे पॉजिटिव जरूर करेगा। करके देख लेते हैं। अब देखो लिमिट्स के हिसाब से सोचो एक बार, लिमिट्स के हिसाब से सोचना। -5 अगर आप इसमें माइनस में वैल्यू पुट करोगे तो क्या ये अंदर वाला फंक्शन विदाउट मॉड, बिना मॉड के अंदर वाला फंक्शन नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा? जब आप इसमें -5 रखोगे तो ये -3 आएगा। -5 की जगह पे रखोगे -5 + 2 -3, तो इट विल कमिंग आउट टू बी -3। तो आपको ये मॉड का फायदा होगा और वो एक्चुअली आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, है कि नहीं? तो यानी हमारा मॉड का फायदा हुआ जब हम -5 पर थे तब। ठीक है, अब -4 पर रहोगे तब भी मॉड का फायदा होगा क्योंकि उसको पॉजिटिव कर देगा। -3 पर रहोगे तब भी मॉड का फायदा होगा। -2 पर रहोगे, 2 पर -2 + 2 0, यानी x की वैल्यू जिस पॉइंट पर -2 हो जाएगी उस पॉइंट पर ये 0 हो जाएगा। यानी उस, लेकिन 0 का पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं है। यानी जो -2 नंबर है ना, x की वैल्यू जो -2 है उससे पहले, अब मैं यहाँ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ। 0 -2 से पहले वाले जितने भी नंबर्स थे उन सभी के लिए ये मॉड का अपने आप में सिग्निफिकेंस है। क्यों? क्योंकि वो उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। फंक्शन में से बाहर जो निकल कर आएगा वो पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। ये इस मॉड का उद्देश्य था। तो वो इससे पीछे वाली सारी वैल्यूज पर और इससे आगे वाली सारी वैल्यूज पर हमें मॉड लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। पूछो क्यों? अगर आप मान लो कि 0 रखते हो, -2 से बड़ी वैल्यू कोई भी रखो, -1 रख लो, -1 रखोगे, -1 + 2 +1 आएगी। और फिर आपको मॉड लगाने की क्या जरूरत है जब ऑलरेडी वो +1 है? तो प्लस में ऑलरेडी वैल्यू है तो ठीक है। और मान लो कि आपने 0 रखा तो ऑलरेडी +2 है, क्या लगाने की जरूरत है आपको? मॉड लगाने की क्या जरूरत है? ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर आपको कुछ वैल्यूज के बारे में पता है, ठीक है, आइडिया है कि हाँ ये इस स्लॉट में वैल्यूज लाई कर रही हैं x की, तो फिर आपको इसके बारे में परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यानी मैं इस पूरे फंक्शन को पहले स्प्लिट कर लेता हूँ। देखो 2 रीजन में कैसे, मैं पहले इसको इंटीग्रेशन को -5 से शुरू करता हूँ, -2 तक लेकर जाता हूँ। -2 से पहले तक हमेशा ये इसको मॉड की आवश्यकता थी, क्योंकि ये बोल रहा है कि इसको इंटीग्रेट करना है मुझे इसी के अंदर अंदर, यानी ये अंदर की जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तब इंटीग्रेट करना है मुझे। लेकिन वो आपको करना है -5 से 5 के बीच में। लेकिन आपके लिए प्रॉब्लमेटिक चीज जो है वो -5 से -2 तक की ही है, यानी मॉड की जरूरत आपको केवल -5 से -2 तक है। उसके बाद तो फंक्शन ऑटोमेटिकली खुद ही पॉजिटिव है, मॉड की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली मेरे को करने की क्या जरूरत है, x + 2 अगर मेरा ये इस रेंज के अंदर है, एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन इसके साथ ज्वाइन कर लो, क्योंकि देखो इस रेंज के अंदर ये ब्रैकेट, अंदर वाला ब्रैकेट जो है वो नेगेटिव वैल्यू देने वाला, ये श्योर है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा नेगेटिव और एडजस्ट कर लूंगा तो नेगेटिव वैल्यू वो अंदर से देगा, ओपन ब्रैकेट। एक एक्स्ट्रा नेगेटिव मैंने बाहर लगा दिया तो ओवरऑल वो पॉजिटिव देगा। तो मॉड हटा दिया गया, मैंने यहाँ मॉड नहीं लगाया है, लेकिन इस रेंज के अंदर जैसा काम ये मॉड वाला फंक्शन कर रहा है वैसे ही काम ये भी कर रहा है। तो इसका मतलब आई नो लॉन्गर नीड मॉड इन दिस रेंज, और इस रेंज के बाद तो मॉड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद पॉजिटिव है। मॉड की जरूरत केवल पॉजिटिवनेस के लिए है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका मतलब प्लस किया मैंने, और मैंने यहाँ से -2 से कहाँ तक लेकर जाना है, 5 तक लेकर जाना है। तो ये एक सीक्वेंस है, नंबर लाइन सीक्वेंस। ठीक है, तो 5 तक लेके गए और फंक्शन क्या था, और फिर तो मॉड की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू जो रखोगे आप इसके इन्हीं रेंजेस की वैल्यूज अंदर रखोगे, और इसके अंदर अंदर आपका ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अल्टीमेटली ये दोनों इंटीग्रल्स को परफॉर्म कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो अब हम इसको कर लेते हैं। नेगेटिव था इसको बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं। इंटीग्रेशन dx -5 से -2 प्लस -2 से 5 x + 2 dx माइनस x का इंटीग्रेशन x² 2 का इंटीग्रेशन 2x -5 से
-2 प्लस इंटीग्रेशन x² 2 प्लस 2 लिमिट्स -2 से -5 प्लस 5 माइनस वैल्यू पुट कीजिए -2 तो -2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 -2 चल जा माइनस यहाँ तक का ये आ गया। अब सबट्रैक्ट करना है -5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस ट्वाइस ऑफ -5 ये हो गया इसका पहले वाले का दूसरे वाले का ऐसे ही 5 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस यहाँ पे 2x आएगा, ठीक है। 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 -2 ब्रैकेट बंद और ये बड़े वाला ब्रैकेट बंद। दैट्स इट। इस पूरे को सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे को आपको सॉल्व करना है, ठीक। अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन आप तो, ठीक है। यहाँ तक का था मेन मुद्दा, ठीक है। मेन एक्चुअली स्प्लिटिंग तक का। जब भी मॉड वाले फंक्शंस फंसते हैं ऐसे क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट है बस ये स्प्लिटिंग। वंस यू डिड दिस स्प्लिटिंग सक्सेसफुली आपका आंसर वहीं खत्म है, समझ गए। अब इन फंक्शंस के लिए सेम टू सेम करना है। तरीका क्या है, यहाँ लिख देता हूँ। 1 से 4 तक x - 1 dx प्लस 1 से 4 तक x - 2 dx, 1 से 4 तक x - 3 dx। सेम टू सेम इस क्वेश्चन के अंदर भी करना है। अलग अलग इंटीग्रल एज्यूम करो, इसको अलग से स्प्लिट करो जैसे मैंने इसके लिए किया है सोच कर, ऐसे इसको भी करो, ऐसे इसको भी करो। अगर कहीं डिफिकल्टी आती है देन डू आस्क, ठीक है। ये चीज़ें पूछोगे डेफिनेटली आपके लिए ये बेनिफिशियल होंगे। तो इसके साथ हमने ये इंटीग्रेशन को जो है हमने वाइंड अप कर लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हमें कुछ इंटीग्रेशन की आवश्यकता पड़ेगी वो हम क्लासेस में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेशन का कोई पार्ट या कोई चीज़ ऐसी है जो कि हमारा यूज़ की जानी है फिजिक्स में, देखो मैथ्स के जो हमारे लेक्चर्स हैं वो मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। तो फिजिक्स में अगर कहीं आपको ज़रूरत पड़ रही है इंटीग्रेशन का कोई चीज़ या फिर डेरिवेटिव का कोई चीज़ जो मैंने अब तक कवर किया है और वो चीज़ मैंने अब तक यहाँ कवर नहीं किया, अगर वो चीज़ यूज़ हो रही है देन डू आस्क। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो कि मैं शायद ये जो आपका वीडियो अगला आने वाला है वो आएगा, मैं लॉग पर निकालूंगा, ठीक है। उससे अगली वाली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा जो आपका डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, जो कि हमारा फिजिक्स में न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम बहुत सारे टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं डेरिवेटिव्स वाली, हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो उन चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इन सभी चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। वो हम आगे चल के एक वीडियो निकाल लेंगे जिसमें हम न्यूमेरिकल्स एच वर्मा वगैरह के न्यूमेरिकल्स हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो आप एक्सरसाइज से, ये आपका एक्सरसाइज ये चैप्टर नंबर 7, ठीक है, क्लास 12 मैथ्स पार्ट 2, ठीक है, चैप्टर नंबर 7। सारा चैप्टर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन इसमें ये लिमिट्स वाले मिसलेनियस एक्सरसाइज हो गई, उससे 2 एक्सरसाइज पहले वो वाली एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लेंगे, उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आपको मिल जाएंगी, तो उनसे भी आप इजीली कर पाएंगे। थोड़ा सा हैंडी रहेगा आपके लिए। अगर आपके पास बायोलॉजी भी रहेगी ना तो आप अगले 2 साल तक निश्चिंत रह जाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम यहीं पर हमारी वीडियो को वाइंड अप करते हैं, ज़रा टाइम ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे।